नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ है अगेन वन एंड ओनली कर्नल मयंक चौबे सर, जो आज हमें बताएँगे बलूचिस्तान के बारे में। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में भी प्रॉपर आग लगी हुई है और पाकिस्तान टूटने की कगार पे आ गया है। बलूचिस्तान में बलोच रेबल्स ने जो बीएलए है और दूसरे रेबल ग्रुप हैं, उन्होंने ऑलरेडी कुछ-कुछ पोर्शन ऑफ बलूचिस्तान कैप्चर कर लिया है। और सिचुएशन तो यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान आर्मी अब बलूचिस्तान में निकल भी नहीं सकती है बाहर अपने कंटेनमेंट के बाहर। तो आज हम समझेंगे सर से डिटेल में कि क्या ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री है, क्यों ऐसा हो रहा है और आगे क्या हो सकता है और हमको कब ये खुशखबरी मिलेगी कि बलूचिस्तान अलग हो गया है। तो थैंक यू सर, वेलकम टू माय शो एंड आने के लिए अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। जी सर। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने शो पर। तो जैसा कि आपने बताया दर्शकों को, आज हम बलूचिस्तान पे बात करेंगे। देखिए, जी सर। बलूचिस्तान के बारे में प्रेज़ेंट जो है वो सबको मालूम है क्या हो रहा है वहाँ पर। लेकिन बलूचिस्तान की हिस्ट्री जो है और बलूचिस्तान की जुड़न भारत के साथ में कैसे है, आज हम उस पे थोड़ा-सा बात करेंगे। तो अगर आप ठीक है सर। स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं, तो फिर हम स्लाइड पे देख के उसको बात करेंगे। जी सर। हैं? जी, तो स्टार्ट। पहली स्लाइड जो है वो है आपका टॉपिक आज का, बर्निंग बॉर्डर्स द बलोच स्टोरी दे वोंट टेल यू। यानी आज हम उस चीजों पे बात करेंगे जो कि हम लोगों से छुपाया जाता है, लोगों से, कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है, उसका भारत के साथ में आखिर संबंध क्या है। तो ये इस विषय पे हम आज बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी। जी। अब आप देखेंगे कि बलूचिस्तान जो है उसकी हिस्ट्री जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। तो ये 7000 ईस्वी यानी 7000 ईसा पूर्व से चलती आ रही है। यानी अब लगा लीजिए आप 2025 और 7000 यानी कि 9025 साल पुरानी से भी ज्यादा पुरानी ये सभ्यता है, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, जो कि आजकल के बलूचिस्तान में स्थित है। अगली साइड पे जाते हैं। जी। अब ये क्या है, ये हमने इस समय कंपेयर किया है दोनों सिविलाइजेशन को। बाई तरफ जो आप देख रहे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि ब्राउन कलर से दर्शाई गई है, और दाहिनी तरफ इसी मैप में अगर आप ठीक सेंटर में पॉइंट करेंगे तो वहां पर मेहरगढ़ सिविलाइजेशन मौजूद है। यानी कि ये दोनों सिविलाइजेशन जो है ये अगल बगल जो थी, और इसकी खास चीज ये है कि ये इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आई है। अगली स्लाइड पे आते हैं। जी, ये आप देख रहे हैं कि इस समय फिगरीन जो है वहां पर मेहरगढ़ सिविलाइजेशन में बाईं तरफ एक देवी की प्रतिमा मिली है, और दाहिनी तरफ देखिए कितना सुंदर एक घड़ा जो है, मटका जो है, वो इस सिविलाइजेशन में हमको प्राप्त होता है। ये सब प्रूफ है कि यहाँ पर ये सभ्यता जो है वो एग्जिस्ट करती थी। अगले पे जाएंगे इस दिनेश। हाँ, अब आता है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। देखिए, इसमें परत राजा के नाम से एक डायनेस्टी काम चलती थी यहाँ पर, जिसका रिकॉर्ड मिलता है हमको 125 ईसा पूर्व से लेकर 300 शताब्दी तक, 300 ईसा तक। ये परत राजा जो है, जहां तक देखा जाता है, इनका जिक्र जो है कहीं महाभारत में भी आया है, परत राजाओं के नाम से, जो कि महाभारत के युद्ध में इन्होंने भी पार्ट लिया था। तो ये एग्जिस्ट थे। इसके बारे में इनके हमको सिक्के मिले हैं वहां पर, और इन सिक्कों में दिनेश जी खास चीज क्या है कि सिक्कों में एक तरफ सतिया बनाया हुआ, सतिया जो है वो एक गोलाकार में स्थित है। तो आप देखिए इसका सिविलाइजेशन का संबंध जो है वो भारत से कितना मिलता है। स्वास्तिक जो है भारत की सभ्यता में एक शुभ संकेत है। तो इनके सिक्कों में भी, क्योंकि राजा जो थे वो अपने सिक्कों के साथ में भी शुभ अशुभ का ध्यान रखते थे, तो उन्होंने उसकी शुभ दिखाते हुए उसको उसमें एक स्वास्तिक को डाला है उसके सिक्के के ठीक पीछे। अच्छा, इस सिविलाइजेशन के बाद में, परत राजाओं के बाद में कुषाण एम्पायर थी, कुषाण सभ्यता जो थी, डायनेस्टी जो थी, इसका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्चस्व रहा है, जिसका नक्शा मैंने छोटा सा नीचे दाहिने तरफ दिखाने की कोशिश की है। जी, अब हम अगली साइड में आ जाते हैं, और अगली साइड जो आप देखेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान की हिस्ट्री है क्या आखिर? देखिए, बलोच जो है वो फियर्सली इंडिपेंडेंट ट्राइब्स हैं, यानी अपने आप को दुनिया से अलग करते हुए आपस में एक समूह में रहने वाली ट्राइब है, यानी जाति है। अब ये ट्राइब जो है ये आपस में कैसे जुड़ी हुई है? इस ट्राइब के अंदर में अपनी एक भाषा होती है, अपना एक कल्चर होता है,
और अपनी मान्यताएं होती, ट्रेडिशंस होती हैं। तो ये तीनों चीजें मिलके एक ट्राइब का गठन करती हैं। तो ऐसी कई तरीके की ट्राइब जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद थी। 1947 से पहले बलूचिस्तान कभी भी ब्रिटिश भारत का पार्ट नहीं था। बलूचिस्तान की एक अपनी आइडेंटिटी थी, वो कभी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था। उसके अंदर में कई प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि जैसे कि भारत में कई कई रियासतें थी, वैसे ही बलूचिस्तान में भी कई रियासतें थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रियासत थी वो थी रियासत कलात की। अच्छा, कलात की रियासत की एक ट्रीटी थी, संधि थी उसकी ब्रिटिश क्राउन के साथ में, तो उसका पार्ट नहीं थी, लेकिन इन्होंने इसके साथ में एक संधि कर रखी थी। अच्छा, जब भारत का विभाजन होता है तो कलात जो है वो अपनी आजादी घोषित करता है 11 अगस्त सन 1947 को। दिनेश जी डेट को नोट कीजिएगा, 11 अगस्त सन 1947। पाकिस्तान ने अपनी आजादी कब बताई थी? 14 है ना। पाकिस्तान तो कभी आजाद हुआ नहीं है, पाकिस्तान तो बना था, भारत आजाद हुआ था, लेकिन कलात ने अपनी आजादी घोषित कर दी थी 11 अगस्त को। यानी पाकिस्तान बनने से पहले कलात एक इंडिपेंडेंट अब स्टेट बन चुका था। जी, अब अगली स्लाइड पर आते हैं फिर दिनेश जी। जी, ये स्लाइड आप देखेंगे, ये दिखाती है बलूचिस्तान का वर्चस्व कहां कहां पर स्थित है। अब देखिए, जो गुलाबी रंग नीचे दिख रहा है ये है पूरी बलूचिस्तान। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, उत्तर की तरफ जहां पर वो हरा रंग हो रखा है वो है अफगानिस्तान का इलाका। इसके बाईं तरफ देखेंगे जहां पर ईरान लिखा है, बंदर अब्बास लेफ्ट में कोने में दिखाई दे रहा है, यह है ईरान का इलाका, ऊपर है अफगानिस्तान का, और जहां पीला रंग है वो है सिंध, और सिंध के साथ सटा हुआ है बलूचिस्तान का वो इलाका जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगर हम बोलते हैं जी, अगर हम बोलते हैं बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है, और मैक्सिमम हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, प्रेजेंट पाकिस्तान में। तो अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। जी, ये स्लाइड जो है दर्शाती है कि यहां पर मेन भाषा जो है वो कौन सी बोली जाती है, और इस समय बलूचिस्तान की सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा जो है वो है बलोची। अब देखिए, इसमें जो गहरा भूरा रंग है जो कि दक्षिण में स्थित है, यहां पर 80% से अधिक लोग बलोची भाषा में बात करते हैं। धीरे धीरे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बलोची का जो है प्रभाव थोड़ा सा कम होता दिखाई देगा। तो ये भाषा का जो डिफरेंस है, हम अगली स्लाइड में देखेंगे अगली भाषा कौन सी आती है। अगली भाषा है ब्रवी। तो ब्रवी जो है वो थोड़े से उत्तर बलूचिस्तान में बोली जाती है। यानी जैसे जैसे आप एरिया में बढ़ते जाएंगे ऊपर, बलोची भाषा का प्रभाव कम होता है, ब्रवी भाषा जो है वो ऊपर होती जाती है। इन दोनों भाषाओं का संबंध जो है वो ब्राह्मी लिपि से था। तो ये एक और लिंक है भारत और बलूचिस्तान के बीच में। बलूचिस्तान। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं दिनेश जी। बट सर, इसमें एक चीज ये है कि जो बलूची भाषा बोली जाती है और जो ये ब्रोए बोली जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने उर्दू इम्पोज कर रखी है इन पे। जी 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 जी, मजे की बात ये है कि देखिए जी, हाँ प्लीज जी, ऐसा है कि इसमें पाकिस्तान का 44% जो भाग है, भूमि का भाग, वो है बलूचिस्तान, या मोटा मोटा मान के चलें कि आधा भूमि जो है वो बलूचिस्तान की है। लेकिन केवल 6% जो है जनसंख्या पाकिस्तान की वो बलोच है। तो इस लिहाज से होता क्या है कि बलूचिस्तान में जनसंख्या का घनत्व जो है वो बहुत कम है। यहां पर 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो रहते हैं। तो बलूचिस्तान अधिकतर खाली इलाका है, और उसमें केवल देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 43 लोग रहेंगे तो कितना वहां पर घनत्व होगा, यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहां से अगर मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान जो है अधिकतर सूखा, पथरीला और दुर्गम इलाका है। तो पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया अपना 28 मई सन 1998 को, जो इन्होंने 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे उसके लिए। तो ईरान से सटा हुआ, अफगानिस्तान से सटा हुआ इनका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है चगई। तो चगई डिस्ट्रिक्ट में प्रोमिनेंट पहाड़ हैं, हिल्स हैं। एक हिल है इनका चगई हिल, एक हिल्स है इनका रश्को हिल्स। तो रश्को हिल्स में इन्होंने 5 जगह वो न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट।
अच्छा, पाकिस्तान इतना महान देश है कि इसने ये न्यूक्लियर ब्लास्ट भारत के ब्लास्ट के करीब 15-20 दिन के बाद में किए थे। नकल यस, उड़ा रहा यस, था यस भारत, सर। है ना? दिखाना था कि हम भाई भारत के बराबर काम कर रहे हैं। भारत में पोखरण में जब ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद में वहां चरवाहे लोकल जो हैं वो उस एरिया में विचरण करते हैं और किसी के ऊपर भी विकिरण का एक भी असर नहीं देखने को मिला। उसके बरखिलाफ पाकिस्तान में आज तक लोग जो है उस इलाके में मवेशी जो थे वो बहुत मरे, इंसान बहुत मरे, उसकी कोई गिनती नहीं है, इन्होंने सब छुपा दिया उसको। इंसानों में अभी भी विकृति जो है वो देखी जाती है। तो यानी इन्होंने जो ब्लास्ट किया था, इन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिया। कारण जो है वो आगे आएगा, उसमें भी मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। पर ये फर्क था पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लास्ट में और भारत के न्यूक्लियर ब्लास्ट में। भारत ने न्यूक्लियर ब्लास्ट जब अपना किया था, अंडरग्राउंड किया था, पूरी एहतियात बरतते हुए किया था, सारे यस, सेफ्टी को लेकर यस। किया था। राजस्थान जो है वो भारत का एक अंग है। हमने ये मान के किया था कि राजस्थान हमारा एक अपना पार्ट है, तो इसलिए हमें अपने देश की रक्षा करनी है। तो इसलिए हमने पूरी एहतियात बरत के ये ब्लास्ट किया था। उसके बरखिलाफ पाकिस्तान ने ब्लास्ट किया बलूचिस्तान में। आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा और क्लियर होते जाएगा। जी। जी, देखिए, अब आता है फोर्स एक्सेशन, यानी कि इन्होंने कार्रवाई आखिर की तो की क्या। सन 1948 का टाइम था। पाकिस्तान ने क्या किया कि प्रेशर डाला कलात के ऊपर, और जो इलाका बलूचिस्तान का था, जो कि लसबेला और ये 4 रियासतें थी, इनको मिला के उसने 27 मार्च सन 1948 को इसको अपने कब्जे में ले लिया। इसने क्या किया, खान ऑफ कलात, अच्छा इंसिडेंटली खान ऑफ कलात के जो वकील थे वो थे इनके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने चाल चल के खान ऑफ कलात से जबरन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करा दिया, धमकी देकर, मिलिट्री का खौफ देकर, पॉलिटिकल प्रेशर डाल के। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो खान ऑफ कलात जो है वो दबाव में साइन करते हैं। अच्छा, इसकी वजह से बलोच जो हैं उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को अपना देश नहीं माना, क्योंकि उन्होंने खान ऑफ कलात जो कि एक रिस्पेक्टेबल फिगर है वहां पर, उनसे जबरन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तो बलोच जो थे इस बात से बहुत नाराज थे कि पाकिस्तान ने यह हरकत क्यों की। तो पहला विद्रोह जो है वो बलोचिस्तान में सन 1948 को फूट पड़ता है, और ये विद्रोह जो है वो आज तक एक बहुत लंबी और खूनी लड़ाई के रूप में चल रहा है। इसमें बलूचिस्तान के इलाके में फिलहाल हमने देखा है कि 5 मेजर इंसर्जेंसी, यानी 5 बार विद्रोह जो है उसने जोर पकड़ा है। सबसे पहला जो था वो 1948 का था। अगला जो था वो विद्रोह हुआ था 1958 में, 10 साल के बाद में। फिर 1962 में हुआ, फिर 1973 से लेकर 1977 तक चला वो। उसके बाद में अगला विद्रोह जो है महत्वपूर्ण वो शुरू हुआ सन 2004 में, जो कि अभी भी सन 2025 में चल रहा है और दिन प्रतिदिन तेजी अपनी बढ़ाते जा रहा है। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि अपनी जो सैनिक शक्ति थी उसको पूरा झोंक दिया कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है, हर देश में विद्रोह होते हैं। हर देश को विद्रोह को समझने के लिए अपना एक तरीका होता है, और उसको दबाने के लिए या उनसे बात मसौदा करके उसको एक तरीके से शांत करने के लिए हर देश जो है अलग अलग नीतियां अपनाता है। जैसे भारत में भी तथाकथित विद्रोह जो था वो कश्मीर में चल रहा था, ये हम सबको मालूम है। उसमें कुछ जो थे लड़के जो थे वो कश्मीरी लोकल भी थे जो उस विद्रोह में लगे हुए थे। लेकिन भारत ने क्या किया, आपको ध्यान होगा GOC 15 कोर जो श्रीनगर की है, उसमें जनरल टाइनी ढिल्लों, उनका नाम पेट नेम उनका टाइनी ढिल्लो है, हालांकि 6 फुट से ऊंचा कद है उनका। तो उन्होंने चलाया एक ऑपरेशन मां। ऑपरेशन मां में क्या होता था, अगर सैनिक घेर लेते थे आतंकवादी को तो अनाउंस करते थे और उनकी मां को लेकर आते थे आतंकवादी की, और बोलते थे भाई तुम अपनी मां से खुद बात करो। और मां जो है वो अपने बच्चे को समझाती थी कि बेटा तू हथियार डाल दे, तू सेफ रहेगा भारतीय सेना के पास में, और तुझे कुछ नहीं होगा, तेरा नुकसान नहीं होगा। कई लड़के अपनी मां की बात मानते थे, भारतीय सेना की शरण में आते थे। भारतीय सेना उनके साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करती थी, उनको ये मान के चलती थी कि ये भटका हुआ लड़का है, ये वापस अपने घर आ जाएगा। और कई लड़के जो है वो ऐसे निकल के पुलिस में भी शामिल हो चुके हैं। हम लोगों ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया था कश्मीर में, और मैंने खुद उस चीज को मैं देखता था वहां पर। हम स्कूलों में प्लेग्राउंड बनाते थे,
जो कच्चे स्कूल थे उसकी दीवारें खड़ी करके छत डाल के उनके लिए पक्के स्कूल बनाते थे। अगर मदरसे चल रहे हैं तो मदरसों में हम कंप्यूटर देते थे, साइंस के टीचर और मैथ्स के टीचर नियुक्त करते थे कि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन मिले। रेडिकलाइजेशन के बदले बच्चे जो है वो मॉडर्न एजुकेशन पे कदम रखे। तो ये हमारी सोच थी। लेकिन इसके बरखिलाफ पाकिस्तान की सोच क्या थी कि दबाओ इसको। उन्होंने यहां तक कि इस इलाके में फाइटर जेट्स का प्रयोग किया। दिनेश जी, फाइटर जेट से बलोच के ऊपर बमबारी की गई है, आर्टिलरी का प्रयोग किया, यानी तोप खाना जो है वो इनके ऊपर लाया गया, तोप से इनको मारा गया और फिर इनको जब देखो जिसकी इच्छा हुई वो उसको गिरफ्तार करके ले जाता था। ये हालत थी बलूचिस्तान की। अगली स्लाइड में चलते हैं। एक चीज और सर, अपने यहाँ पे भी जैसे अभी ये रेड कॉरिडोर था, उन्होंने भी कितना उत्पात मचाया हुआ था। तो भी हमारी जो गवर्नमेंट अभी भी जो एक्शन ले रही है, अगर किसी को सरेंडर करना है तो आज भी ऑप्शन देती है। और कभी कोई हैवी वेपन यूज नहीं किया, लाइक फाइटर जेट और आर्टिलरी, कुछ नहीं, ना टैंक, कुछ भी नहीं, जस्ट अ वेपन टू वेपन। अगर उनके पास AK-47 है, सो वी आर आल्सो गोइंग विद AK-47 विद द सुपीरियर स्किल्स। खाली स्किल का फर्क है। बट हमने कभी उनको अपना ही माना है, कभी इस तरह से नहीं किया। तो एक और बात है कि जब सर बता रहे बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, कि जब सर बता रहे थे कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन इतनी कम है कि उतने 1 स्क्वायर किलोमीटर में अराउंड 40+ लोग ही रहते हैं, तो वो उसका रीजन मेन ये भी है कि पाकिस्तान ने कभी बलूचिस्तान को ग्रो ही नहीं करने दिया। अभी आएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। अब जैसे रेड कॉरिडोर की आपने बात की है, तो रेड कॉरिडोर में हमने देखा कि हो सकता है कि डेवलपमेंट की कमी की वजह से ऐसा हो, तो सरकार ने जिले में अलग अलग जगहों पर प्राइमरी स्कूल खोले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले, जिससे कि लोकल्स को परेशानी ना हो। तो कई लोकल जो है वो मेन स्ट्रीम में आके शामिल हो गए। कई जो वो थे विद्रोही थे, उन्होंने अपने हथियार फेंक के वो नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आके शामिल हुए। तो ये होता है तरीका एक अच्छी कंट्री का, एक अच्छी डेमोक्रेसी का, कि वो अपने देश को किस तरीके से संभालता है। अच्छा, बलोच की कुछ मांगे थी। उनकी मांगे क्या थी कि थोड़ा हमें और छूट मिले, थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिले, जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो रिसोर्स रिच स्टेट है, तो उन रिसोर्सेज में हमको भी थोड़ी सी भागीदारी मिले। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर सकते तो हमें आप आजाद कर दीजिए। तो ये बलूचिस्तान के लोगों की ये डिमांड थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को एक कॉलोनी बना के रखा था, वैसे ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ में वो ट्रीटमेंट किया। तो जैसे हम बात कर चुके हैं ना, पाकिस्तान का 44% भूभाग जो है वो बलूचिस्तान है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनकी जनसंख्या पाकिस्तान की शायद 24 करोड़ है और बलूचिस्तान की जनसंख्या जो है मात्र 1.5 करोड़ है। और देश के सबसे गरीब लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट इन्होंने किया नहीं, रिसोर्सेज इनके पूरे लेते गए। रिसोर्सेज क्या थे इनके पास में? ये इलाका जो है रिसोर्सेज से, खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। इनके पास में नेचुरल गैस है, इनके पास में सोना है, इनके पास में तांबा है, कोयला है, यूरेनियम है। लेकिन इन सब के बावजूद लोकल्स को, बलोच के लिए पाकिस्तान ने रत्ती भर भी काम नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा दिनेश जी, सुई एक जगह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, वहां पर नेचुरल गैस के भंडार थे और वो मिले थे सन 1952 को। 1952 में इन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी गैस की पाइपलाइन चलाई और पाइपलाइन चला के इसको सिंध होते हुए ये लाहौर तक लेकर गए, पंजाब तक। 1955 में इनकी गैस का निकालना शुरू हुआ। तो 1955 में ये गैस जो थी वो पंजाब के लाहौर में मिल रही थी, बलूचिस्तान की सुई गैस। और आपको आश्चर्य होगा कि 1984 को पहली बार बलूचिस्तान में गैस पहुंची है। यानी 30 साल लग गए उस स्थान को गैस मिलने के लिए जहां से गैस जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को सप्लाई हो रही थी। तो इन्होंने इस तरीके से बलूचिस्तान का दोहन किया है, उनको सब चीजों से पीछे रखा है और सौतेला व्यवहार करके रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप मेरे ही घर से सामान निकालते हैं और मुझे कब देते हैं? 30 साल के बाद में। आज भी बलूचिस्तान के अधिकतर इलाकों में लकड़ी या पुराने तरीकों से खाना पकाया जाता है। गैस की सप्लाई अभी भी बलूचिस्तान में पूरे में नहीं है। ये है एग्जैक्ट सिचुएशन बलूचिस्तान की।
और पाकिस्तान ने किस तरीके से उसको रखा है। अगली साइड पे चलते हैं दिनेश जी। जी, मिलिट्री प्रेजेंस एंड ह्यूमन राइट्स। अच्छा, मिलिट्री प्रेजेंस जो है इस बात से नकारा नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक गैरिजन स्टेट बना दिया, जैसे कि छावनी होती है ना, उस तरीके से तब्दील कर दिया। हजारों बलोच युवाओं को, और जो लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें थोड़े से अधिकार दो, हमें थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसमें दो, और जो इनके पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, इन लोगों को क्या किया इन्होंने, प्रताड़नाएं दी। इनके ह्यूमन राइट्स के ग्रुप को बुला के उनको अचानक वहां से गायब कर दिया। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का जो शब्द है वो पाकिस्तान में देखने को यहां से मिलता है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का एक जनरल था, जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान को बुचर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, क्योंकि उस आदमी ने क्या किया था, 3 मिलियन यानी 30 लाख बांग्लादेशियों को कत्ल किया था उसने। 30 लाख दिनेश, 30 लाख कोई फिगर होती है। उस आदमी की खून की प्यास जो है वहां से नहीं बुझी, तो पाकिस्तान ने क्या किया, उस जनरल को पोस्ट कर दिया बलूचिस्तान में, और उसने यहां के लोगों का खून बहाया, खून पिया है। मतलब ऐसा आदमी। और इसकी खासियत दिनेश जी और एक है कि टिक्का खान का पिताजी जो था वो पंजाब पुलिस का एक मामूली सा इंस्पेक्टर होता था। वो जो था वो अंग्रेजों का वफादार था। आपको ध्यान होगा कि 23 मार्च के दिन हम मनाते हैं एक दिन, जिस दिन हमारे 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने कायरतापूर्ण तरीके से शाम को ही धोखे से फांसी लगा दी थी। ये इसी टिक्का खान का बाप था दिनेश जी, जो इन तीनों के शव को ले जाकर डिस्पोज ऑफ करता है अंधेरे में। ये है इनकी मान्यता। टिक्का खान का पिताजी जो है रिकॉर्ड पर है, उसने हमारे देश के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शव को ठिकाने लगाया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने उसके लिए उसको बहुत बड़ा इलाका जो है वो दान में दिया था। ये बैकग्राउंड है पाकिस्तानी जर्नलों का, जो बात करते हैं स्वतंत्रता की, कि हमने भी अपना खून बहाया है, खाक खून बहाया है इन लोगों ने इसके लिए। ये है असलियत जो आपके दर्शकों को मैं आज बताना चाहता हूं। अच्छा, अगली बात आती है मास ग्रेव्स की। इन्होंने दबा के बलोचों का कत्ल किया और उनके लिए एक के ऊपर एक बॉडी को डालकर जमीन के नीचे गाड़ दिया, दफना दिया। और इनकी महिलाएं जो थी, जब उन्होंने देखा कि हमारे पिता, हमारे पति, हमारे भाई जो हैं वो घर नहीं लौटे हैं, तो बलोच महिलाएं जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है, मतलब घरों से बाहर नहीं निकलती थी, उनके पास में कोई चारा नहीं रह गया, घरों से निकलकर बाहर आई। डॉक्टर मेहरांग बलोच जो कि एक मेडिकल डॉक्टर हैं, वो सड़क पर उतरी। उन्होंने इन महिलाओं को लीड किया पिछले से पिछले साल मार्च को लेकर, पूरे के पूरे हाथ में तख्तियां, फोटो, जो इनके भाई बंधु जो गायब थे, लेकर इस्लामाबाद तक मार्च करने की कोशिश की। और पाकिस्तान ने क्या किया, नवंबर की ठंडी रात को इनके ऊपर ठंडा पानी बरसाया। मतलब महिलाओं के ऊपर आप ऐसी हरकत करते हो, इससे ज्यादा कायर तो आपकी सेना और पुलिस हो ही नहीं सकती। जो कि निरीह महिलाएं जो क्या मांग कर रही थी कि आप केवल इतना बता दो कि हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पिता जो हैं वो कहाँ हैं। यदि आपने उनको मार दिया है तो हमें ये दिखा दो कि उनकी कब्र कहाँ है, उनको दफनाया कहाँ गया है, जिससे कि हम जाकर नमाज अदा कर लें, नमाज जनाजा अदा कर लें, जिससे कि उनकी आत्मा थोड़ी सी शांत हो सके और हमें पता लग जाए कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो कहाँ हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने, उनकी पुलिस ने इनके ऊपर ठंडा पानी डाला, जिससे कि ये लोग भाग के वहां से खड़े हो जाएं। पर अफसोस की बात यह है कि इन सब के बावजूद भी दुनिया में इस चीज का कहीं पर भी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी ने कोई बात नहीं की, और दुनिया जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही। अगली स्लाइड पर आते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर मिराज। मिराज का मतलब हुआ मृग तृष्णा। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, और चाइना इसके ऊपर बड़ा हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अब तक के अनुमान के हिसाब से इसके ऊपर 60 अरब रुपए से 60 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पूरे के पूरे बलूचिस्तान तक जाता है
और दक्षिण में माकरान कोस्ट पे ग्वादर का एक बंदरगाह है, पोर्ट है, वो तो डीप सी पोर्ट है, वहां पर जाके ये खत्म होता है। तो ये इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों को वहां से दूर रखा गया, उनको अपनी जगह से हटाया गया और उसके बाद में उनको कोई जगह भी नहीं दी गई बसने के लिए। देखिए, हमने अपना नर्मदा नदी का जब बांध बनाया था तो हमने पहले लैंड ईयरमार्क किया, लोगों को वहां से विस्थापित जो थे उनको वहां पर बसाया गया और फिर नर्मदा के ऊपर बांध बनाया गया। पाकिस्तान ने इन लोगों को अपनी जमीन से खदेड़ के इनके साथ में कुछ नहीं दिया, यहां तक कि कोई काम भी नहीं दिया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बहुत काम चला है, लेकिन एक भी काम किसी बलोच को नहीं दिया गया। इसका रिजल्ट क्या होगा? आदमी परेशान ना होके बंदूक नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? तो बलोच मिलिटेंट्स जो थे उन्होंने बंदूक उठाई और उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को टारगेट बनाया। उन्होंने देखा कि ये जो चीज बन रही है ये हमारे ऊपर एक तरीके से लांछन है, इसको हमारे इलाके को ऑक्यूपाई करने का एक तरीका है, तो इसलिए इसको टारगेट बनाया गया। और फिर उन्होंने चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज आर्किटेक्ट्स, उनको अपना दुश्मन मानकर इसके साथ आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं दिनेश जी। करेक्ट सर। नहीं, मैं आपको ये मैप बताता हूँ इसका। जी, आ रहा है मैप? मैप अभी तक दिखाई नहीं दिया मुझे यहाँ पर। एक सेकंड है सर। ओहो, ओके, नहीं ठीक है सर, वो नहीं दिखेगा, वो कुछ इशू हुआ है लगता है। नहीं, नो इशू सर, नो इशू। ठीक है, आप ये कंटिन्यू करिए सर, इसमें मैं ऐड कर दूंगा मैं। अच्छा, अगला है द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इतना सब कुछ हो रहा था बलूचिस्तान में, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो शांत थी। मतलब बलोच के ऊपर आक्रमण हो रहा था, उनके ऊपर कहर ढाया जा रहा था, लेकिन दुनिया में किसी ने इनके लिए चूं तक नहीं की। पूरी दुनिया शांत बैठी रही, किसी ने एक पलक नहीं झपकाई। पाकिस्तान क्या करता है कि बलोच को बोलता है कि ये आतंकवादी है। उनको आतंकवादी ब्रांड करने के बाद में अगर कोई भी बात दुनिया में कहीं होती है तो सीधा बोलता है ये तो आतंकवादी है और इसके ऊपर डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बलोच इस समय भाग के वहां से अलग अलग देशों में बसे हैं, बलोच जनसंख्या जो है वो आपको मिलेगी अधिकतर यूरोप में, जर्मनी में, बेल्जियम में, नीदरलैंड्स में बलोच आपको बहुत मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, खाड़ी के देशों में मिलेंगे, जो वहां जाकर अपना प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने और दुनिया को सजग करते हैं कि बलोचिस्तान में क्या क्या जुल्म जो है वो बर्पा किए जा रहे हैं। जी, अगली स्लाइड पे जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ये वर्ल्ड साइलेंट रहा, पर नेटो पूरा बलूचिस्तान में बैठा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। हाँ, मैं आता हूँ उसके ऊपर भी हाँ जी, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ दिनेश जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। देखिए, ये है पूरे के पूरे पाकिस्तान आर्मी के चीफ। अगर आपको इसमें से एक व्यक्ति कोई बलोच दिखाई दे जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सारे जातियां प्रजातियां मिल जाएंगी आपको, लेकिन इन्होंने बलोचिस्तान के किसी व्यक्ति को आर्मी चीफ नहीं बनाया। दिनेश जी, यहां पर मैं आपको याद देता चलूं, कमर जावेद बाजवा जो थे असीम मुनीर से पहले यहाँ के चीफ होते थे। कमर जावेद बाजवा के पिताजी भी फौज में थे और पिता और पुत्र ने एक रेजिमेंट में सर्व किया था, जिस रेजिमेंट का नाम है 16 बलोच। 16 बलोच आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डिप्लॉयड है, लेकिन बलोच कोई आदमी चीफ आर्मी का नहीं बना। क्यों? इस तरीके से इन्होंने बलोच जो कि एक फियर्स लड़ाके होते हैं, आपने उसी को चीफ नहीं बनाया। बड़े आश्चर्य की बात है। अगली स्लाइड पे जाते हैं दिनेश जी। तो आज जो है वो बलूचिस्तान का क्या हो रहा है? देखिए, बलूचिस्तान में आज जो है आदमी की आत्मा जो है वो घायल है। क्यों घायल है? उनके लड़के बच्चे जो हैं वो गायब हैं और उनकी आवाजें जो है वो कुचल दी गई हैं, दबा दी गई हैं। इसलिए बलूचिस्तान की आत्मा इस समय घायल है। बलूचिस्तान लगातार खून रिसाव कर रहा है, लड़ रहा है अपने राइट के लिए, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी एक पहचान बनाने की लड़ाई लड़ रहा है।
दुनिया कहता है कि एक फ्रीडम फाइटर जो है वो जमीन के लिए लड़ते हैं, लेकिन बलोच जो है वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिनेश जी कहते हैं कि कोई भी मूवमेंट जो है वो दबाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ता है उसको दबाना नितांत असंभव है। इसीलिए पाकिस्तान जो है आज वो इस मुश्किल में पड़ा हुआ है, वो इसको दबाए नहीं दबा पा रहा है। आज भी बलूचिस्तान का झंडा जो है वो बड़ी बुलंदी से फहरता है। आप देखेंगे स्लाइड के ऊपर दाहिने कोने में बलूचिस्तान का झंडा जो है वो लगा हुआ है। और आज भी बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आजाद बलूचिस्तान का सपना जो है वो संजोए रहते हैं और डिमांड भी कर रहे हैं। मीर यार बलोच उनका एक लीडर है, उसने डिमांड किया है कि भारत में बलूचिस्तान का दूतावास जो है वो खोला जाए और यूएन में बलूचिस्तान को मान्यता प्रदान की जाए। अगली साइड पर आप दे दें जी। देखिए इसमें जो आप नीचे फोटो देख रहे हैं, दो फोटो, ये है हिंगलाज माता का मंदिर। पाकिस्तान ने सारे मंदिर तोड़ डाले, लेकिन ये मंदिर जो है हिंगोल नेशनल पार्क के ठीक बीच में बसा हुआ है और बलोच लोगों की शरण में है ये। इसलिए आज भी आप देखिए इस मंदिर में, ये मंदिर जो है हमारी 51 शक्तिपीठों में से एक है दिनेश जी। कहते हैं सती माता का मस्तक जो है वो यहाँ गिरा था। तो हिंगलाज माता का मंदिर, जैसे आपको पता है कि हमारे पूरे देश में, देश नहीं पूरे धरती पर 51 शक्तिपीठ है, क्योंकि सती माता के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे। तो 51 में से एक टुकड़ा जो है वो यहाँ गिरा था। पाकिस्तान में 2 शक्तिपीठ हैं इस समय, एक है शारदा पीठ जो कि पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में है, और एक जो है वो हिंगलाज माता जो कि बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के लासबेला प्रांत में आती है ये। अच्छा, यहाँ मजे की बात ये है कि आप नोट कीजिएगा, यहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं, खास तौर से जिक्री मुसलमान जो हैं, वो हिंगलाज माता को अभी भी पूजनीय मानते हैं और वो इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा अपने आप करते हैं। वो इस मंदिर को नानी मंदिर भी बोलते हैं प्यार से। नानी मंदिर आप समझते हैं ना, नानी कौन होती है? माँ की भी माँ, है ना। ये वहां के जो बलोच हैं उनकी मान्यता है हिंगलाज माता के लिए। जो लोकल मुसलमान जो ट्राइब्स है ना, वो हिंदुओं की जो तीर्थ यात्रा में उनकी मदद करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इस तीर्थ यात्रा में शामिल होते हैं। और चूंकि मुसलमान है तो उनके लिए तीर्थ यात्रा क्या होती है? हज होती है। तो उस तीर्थ यात्रा को वो नानी का हज भी बोलते हैं। तो ये बड़ी सुंदर सी चीज है जो हमको देखने को मिलती है बलूचिस्तान में। अच्छा, खास चीज ये है कि कहते हैं कि वहां हिंगलाज माता के मंदिर में जो पुजारी आता है वो सिंध से आता है। वो सिंध का एक ब्राह्मण है जो कि हिंगलाज माता के मंदिर की देखरेख करता है। तो लोकल जो बलोच थे वो नाराज हो गए कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, ये माता हमारी हैं, हम इनकी रक्षा करेंगे, ये सिंध से आदमी क्यों आता है इसके मंदिर की देखभाल के लिए। तो ये लोगों की सिंप्लिसिटी बताता है, वो लोग किस तरीके से भारत की मान्यताओं की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं और भारत से अपनी जुड़न को आज भी जानते हैं। ये वो चीज दर्शाती है। अगली स्लाइड मैं जानता हूं कि क्या होगी, धन्यवाद की स्लाइड है। ये थी बलूचिस्तान के बारे में। अब आपको ध्यान आएगा 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस का एक घटना हुई थी जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस पूरी की पूरी ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान कहती है उनके केवल 24 सैनिक मरे थे और सारे के सारे बलोच लड़ाके जो उन्होंने खत्म कर दिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि उस ट्रेन में बलोच लोगों ने, बलोच की खास चीज है, ना तो वो सिविलियन को मारते हैं, ना वो लड़कियों को महिलाओं को मारते हैं, ना बच्चों को मारते हैं। वो मारते किसको है? पाकिस्तान के फौजियों को चेपते हैं पकड़ के। तो उन्होंने कम से कम 200 फौजी जो थे इसमें साफ किए। वीडियो आए थे, सबसे पहले आपने नोट किया होगा, उन्होंने सिविलियंस और बच्चों को पहले भेज दिया कि तुम जाओ, और वो चलते गए 2.5 घंटे चले और वहां पर FCA के उनको कैंप मिला और वहां जाकर उन्होंने शरण ली। ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद में DGI ने भतेरा झूठ बोला, लेकिन सबको मालूम था सच्चाई क्या है कि बलोच जो है कभी हरकत नहीं करते। अच्छा, इस चीज की खास चीज है, बलूचिस्तान में एक शहर है नोशकी। नोशकी में एक इनका पाकिस्तानी आर्मी का काफिला जा रहा था। उस काफिले में 9 बसें थी और मजे की बात यह है, ये बसें पता है कौन सी थी? गुलाबी रंग की बसें थी। गुलाबी रंग की बसें क्यों चली थी? कराची में इन्होंने महिलाओं के लिए गुलाबी रंग की बस शुरू की। महिलाओं के लिए मतलब जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां, और महिलाओं के लिए गुलाबी बस। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या की, यही बस हायर की। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि बलोच जो है
वो महिलाओं के ऊपर आक्रमण नहीं करते। तो पाकिस्तान की करेक्ट। कायर फौज जो है वो महिलाओं की आड़ में गुलाबी बस में छुपकर जा रही थी, लेकिन बलोच की इंटेलिजेंस बहुत पक्की है। उनको पता लग गया इसमें फौजी बैठे, उन्होंने बस को उड़ा दिया। 90 से ज्यादा उन्होंने फौजी इनके वहीं पर साफ कर दिए थे। तो ये भतेरी कोशिश कर ले, लेकिन बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के पास में इतने तगड़ी इंटेलिजेंस है दिनेश जी, उन्होंने पूरी ट्रेन की मैनिफेस्ट जो थी वो निकाल के प्रकाशित कर दी कि इसमें कौन सा जवान जा रहा है, उसका वारंट नंबर क्या है, सब करेक्ट। कुछ के पास में था। हम्म। उन्होंने सब निकाल दिया। तो इससे पहले मैं ये समझता था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंस की बात कर सके, लेकिन जाफर एक्सप्रेस के वाकया के बाद में देखने में ये आ रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो सक्षम है और बलोच जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए तैयार बैठे हैं। किसी क्षण भी इसका इंडिपेंडेंस का निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से हमने काफी बातें कर ली, मैं अपनी वाणी को ही विराम जी। दूंगा दिनेश जी। जी जी, नहीं, इसमें अब सर अब क्या लगता है जैसे अभी बलूचिस्तान रेगुलरली जैसे कुछ स्पेसिफिक लोकेशन को कैप्चर कर लेता है 48 या 96 आवर्स के लिए, फिर वापस छोड़ देता है। तो वो शायद जी जी चेक करने के लिए कि भाई कितना उनमें स्ट्रेंथ है, क्या नहीं है। और जी अभी ये भी न्यूज़ आई थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो बलूचिस्तान जैसे पूरी पाकिस्तान आर्मी के जो वहाँ पे यूनिट थी वो मूव हुई थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साइड पे। तो ये था कि अब जो बलूचिस्तान बीएलए है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने वहाँ पे चेक पोस्ट भी लगा दिए थे कि कोई भी एंट्री नहीं होगी, ये बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट है। तो आपको क्या लगता है सर, इसका क्या रिज़ल्ट आएगा? यानी ये भी इसी पहले की तरह क्रश हो जाएगा कि अभी कुछ हमको देखने मिलेगा इसमें सर? चलिए दिनेश जी, आपने बात छेड़ी है तो चलिए इस पे आते हैं। देखिए, बलूचिस्तान का जो राजधानी है क्वेटा, क्वेटा गैरिजन में करीब 25,000 फौजी जो है वो रहते हैं। क्वेटा में इनकी पाकिस्तान की 12 कोर का हेडक्वार्टर है। 12 कोर के हेडक्वार्टर के अंदर में 3 डिवीजन आती हैं। 3 डिवीजन कौन कौन सी हैं? 44 इन्फेंट्री डिवीजन, 31 इन्फेंट्री डिवीजन और 41 इन्फेंट्री डिवीजन। इसमें से 2 डिवीजन 44 और 31 उठ के क्वेटा को छोड़कर पाकिस्तान में पंजाब के बॉर्डर पर आकर लग गई, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बचाने के लिए। अब पूरे के पूरे बलूचिस्तान के इलाके को देखने के लिए मात्र 1 डिवीजन रह गई थी, यानी 1/3 अपने जनसंख्या वहां से कम कर दी, यानी 7,000 फौजी लगे होंगे पूरे के पूरे बलूचिस्तान की रक्षा के लिए। अब बीएलए के पास में तो पूरा मौका था, तो उन्होंने वहां से अपना फ्रंट खोल दिया और दे दनादन इन पे अटैक किया। तो पाकिस्तान की कायर फौज जो थी वो क्वेटा के अंदर सिमट कर जाके बैठ गई, बाहर निकलने की उनको हिम्मत नहीं हुई। अब बलोच जो आते थे वो एक इलाके में गए, सीबी में गए। सीबी में उन्होंने एफसी के हेडक्वार्टर को तबाह किया, कुछ दिन वहां रहे, इनको चिढ़ाया और फिर निकल के वहां से बाहर चले गए। तो उन्होंने ये टेस्ट जो है वो कई जगह पर किया। पाकिस्तान ने बलोच का नाम बिगाड़ने के लिए खुदजार प्रोविंस में, अभी आपको ध्यान होगा 27 या 28 मई के टाइम पे, नहीं 27 दिन भूल रहा हूं मैं, एक बस पे हमला किया जिसमें दिखाया गया कि बच्चों की हत्या की गई है और ये हाँ, बीएलए ने हाँ। किया है ना। यस, 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 यस। तो 2 वीक पहले ये ही। काम जो है ये पाकिस्तान की आईएसआई ने करवाया था, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे स्कूल के बैग रखे हुए थे। बस जो जी, लोहे की बनी है उसके परखच्चे उड़ गए, लेकिन कैनवस के बने हुए बैग जो है बिल्कुल नए के नए वहां रखे रह गए। भैया ये रखे थे। कौन से बैग होते हैं? ये आर्मर आर्मर कौन सा होता है इस बैग में लगा हुआ बच्चों के, जो कि बैग साबुत रह गए, बच्चे खत्म हो गए और बस के परखच्चे उड़ गए, लेकिन बैग साबुत है। क्यों? दुनिया को दिखाना था, बैग दिखाकर कि यहाँ बच्चों को मारा गया है। काम इनकी पाकिस्तान की कायर फौज का था। इन्होंने, आपको ध्यान होगा, पेशावर में इन्होंने आर्मी स्कूल पे हमला करवाया था उस समय, और ये बात जी, प्रूव हो गई थी, ये टीटीपी का काम था। इन्होंने टीटीपी यस। को लगाया आड़े और इन्होंने अपने ही देश में अपने ही जवानों के 125 बच्चे जो थे वो मार डाले कोल्ड ब्लड में, दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये है कायर पाकिस्तानी फौज जो अपने जवानों को, अपने बच्चों को और अपने सिविलियंस के बच्चों को मारने के लिए तैयार बैठी रहती है, सिर्फ अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे देश से आजाद कौन ना होना चाहेगा, ये आप बताइए। जी दिनेश जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सर।
एंड होपफुली बलूचिस्तान हो आज़ाद और हमें भी शांति मिले थोड़ी इसमें। बट सर इसमें ये भी है कि अब इंडिया का क्या रोल है इसमें? बलूचिस्तान तो बोल रहा है कि भई इंडिया आके हेल्प करे मेरी, तो इंडिया को इनडायरेक्टली अब जैसे हम क्लेम तो नहीं कर सकते। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे एक पुराने प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो कर दिया था क्लेम, बाकी आके वो उसके लिए चेंज भी कर दिया था स्टैंड। वो सबको पता होगा कि हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। उन्होंने क्या ब्लंडर किया था, 2006-7 में किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने। जी, तो उसकी भी एक हिस्ट्री है दिनेश जी। हाँ, हुआ ऐसा था कि जी, शर्म शेख नाम की जगह थी इजिप्ट में, वहां पर समिट चल रहा था और बायलैटरल था उसमें भारत और पाकिस्तान का। तो जी, जो जो रिपोर्टर जिन्होंने इसको उजागर किया था उनका कहना ये था कि वो भारतीय तरफ गई और भारत ने अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ गई और पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दे दिया, तो हमने उसको लेके छाप दिया। अब जी, ऐसा है कि एक बार जो छप गया तो लोग ये मानेंगे कि ये दोनों के बीच में करार हुआ है, लेकिन होता क्या है, जो स्टेटमेंट दोनों देशों के आते हैं, फिर दोनों देश मिलकर बैठते हैं, फिर बोलते हैं कि ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, यहाँ हमारी बात नहीं है, यहाँ हमारी बात नहीं है। तो शर्म शेख में बैठ के जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट तैयार किया था वो ये था कि भारत मान रहा है कि बलूचिस्तान में उसका हाथ है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने लेके छाप दिया और दुनिया के सामने ये प्रूव कर दिया कि बलूचिस्तान में जो भी कार्रवाई हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है। अब इसके पीछे आप देखेंगे कि उन्होंने हमारे कमांडर कुलभूषण जाधव को जो कि चाबहार पोर्ट में काम कर रहे थे, रिटायरमेंट के बाद में कई जी, फौजी जो हैं वो सिविल महकमों में काम करते हैं, तो वो जी, जो थे चाबहार में अपना इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे, उनको वहां पर आईएसआई ने टीटीपी की मदद से वहां से उठवाया, अगवा किया, अपने कब्जे में लिया, फर्जी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट तैयार किए और उनको दुनिया के सामने ऐसा पेश किया कि ये बलूचिस्तान में पूरी की पूरी इंसर्जेंसी को हवा दे रहा था, ये रॉ का एजेंट है। और ये भाई एक आदमी इतने बड़े 44% देश को आपके एक आदमी संभाल के पूरा कर रहा है, वो तो उसको तो इनाम मिलना चाहिए। मतलब अकल के ऐसे अंधे हैं, इनको ये समझ में नहीं राइट, आता कि, और भारत ने माना कि भाई ये हमारा नागरिक है। हमने 2 हफ्ते तक छानबीन करी कौन है क्या है, वाकई में पाकिस्तान सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, और फिर हमने एक्सेप्ट किया कि हमारा नागरिक है और हमने उसको क्लेम किया और हमने उसके लिए कॉन्सुलर एक्सेस मांगा। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, इनकी इच्छा थी कि जी, उसको फांसी पर टांगने की, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्लियर कर दिया कि इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अभी भी जंप मारता है कि हम जीत गए, लेकिन सच्चाई जो है वो आखिर ये है। जी दिनेश जी। नहीं, सही बात है सर। तो हम क्या ऐसा कुछ प्लान है हमारा या इंडिया को करना चाहिए सर कि जो बलूचिस्तान का अभी रिसेंटली था कि भई हमको वेपन सप्लाई करो, तो वो वेपन देखिए दिनेश सप्लाई जी, करना चाहिए कि कैसा है सर? आपका क्या विचार है इस पे? देखिए पर्सनली मैं ये मानता हूं कि बलोच जो है वो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान फौज जो है वो अपने कायरतापूर्ण तरीके से उनको कुचलने की भरपूर कोशिश कर रही है। वो वहां की महिलाओं पर, बच्चों पर, मतलब आदमी तो आप छोड़ दीजिए, इन लोगों पर भी जुल्म ढा रही है। ये बात किसी से लुकी छिपी नहीं है। मेरा अपना मानना है और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ना ये फौज की है या गवर्नमेंट की, किसी की भी नहीं है। मैं कहता हूं हमको पूरे भरपूर दिल से बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए मदद करनी चाहिए। हमें उनको एक सही, दिल्ली में एक जगह देनी चाहिए जहां पर बलूचिस्तान का दूतावास बने और हमें जैसे इनकी तिब्बत का बात है। जो है हाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठानी चाहिए, क्योंकि ये जो है सही अपनी सच्चाई का युद्ध कर रहे हैं और बेचारे जो है इनकी जनसंख्या इतनी है नहीं कि जो अपनी आवाज को यहाँ तक लेके जा सके। इनकी आवाज को बहुत कुछ लग गया है, तो हमें भरपूर करेक्ट है। तरीके से बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये सरकार की राय हो या ना हो इसका मुझे पता नहीं, पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जी। नहीं, सही है सर आपकी बात तो और होना भी चाहिए कि अगर ऐसी कंट्री के अगेंस्ट कोई अगर फाइट कर रहा है जिसमें उनको जिनोसाइड हो रहा है उनका, तो वो हमें उनका हेल्प करना चाहिए। तो ये और ये दुनिया को भी देखना चाहिए कि जो क्या हो रहा है बलूचिस्तान में उसके लिए बोले, एक स्पेसिफिक जगह के लिए बोलना एक अलग है और पूरी दुनिया के लिए कि भाई बलूचिस्तान का जितना हुआ उतना तो किसी का नहीं हुआ, जितना ये अभी लोग चिल्ला रहे हैं एक अलग जगह के लिए। सो होपफुली लोग समझे और देखें कि पाकिस्तान का रियल फेस क्या है। सो होपफुली ये हो और हम भी आगे लाएँ लोगों को और बताएँ कि भई ये क्या हो रहा है। नहीं सर, इसमें आपने बहुत सही बताया है एंड थैंक यू आपने जो पूरा एक्सप्लेन किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि हिस्टोरिकल क्या इश्यू है बलूचिस्तान में, क्यों बलूचिस्तान इस तरह से आज़ादी की जंग लड़ रहा है और हमें किस तरह से इसको सपोर्ट करना चाहिए।
तो सर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें हमारे स्टैंड पे और हमको क्या करना चाहिए सर, तो अपने ये करके फिर इसको एंड करते हैं सर। नहीं, हमें ये करना चाहिए कि जिस भी फोरम में हम बात करें, हम बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करें और उनके फ्रीडम स्ट्रगल को एक तरीके से इज्जत दें कि वो अपनी चल अस्मिता का युद्ध कर रहे हैं और उनको हमारा पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त है। ये हर भारतीय नागरिक को ऐसा करना चाहिए, ये मेरी सोच है। जी दिनेश जी। नहीं, बहुत सही है सर। तो सर अभी इसको हम यहीं पे एक समाप्त करते हैं और ये बलूचिस्तान का जो चैप्टर है उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे कि अभी क्या हो रहा है और किस हिसाब से आगे बढ़ सकता है ये इशू। तो और हमारे लिए जियोपॉलिटिकली कितना बेनिफिट है बलूचिस्तान, क्योंकि ग्वादर पोर्ट है और हमारा चाबहार पास में ही है, तो पॉलिटिकली कितना और जियोपॉलिटिकली हमारे लिए कितना बेनिफिट है, तो ये सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो तब तक के लिए सर थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा ये डिटेल एक्सप्लेन किया, पूरा डिटेल में समझाया, बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये पूरा ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया। जय हिंद। जय हिंद सर।